आज के पिछले क्लास में जिसमें आपको दर्पण से जुड़ी सारी बातें बताई गई थी, यानी दर्पण में वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या थी, फोकस दूरी था, फोकस था, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको बताया गया कि किसी दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना, यानी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखेंगे जो दर्पण है समतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अवतल और उत्तल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है उसको क्या मतलब किसे प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब बनता किसे है। तो छोटे जब थे, छोटे क्लास में जब लाइट पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ प्रतिबिंब के स्थान पर हमें छाया पढ़ाया जा रहा था। छोटे थे तो आपको समझाया जा रहा था कि छाया क्या है। तो छाया को समझाया गया था कि छाया जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषित कर लेता है, यानी अपारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश गमन नहीं कर पाता, यानी अपारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश नहीं हो पाता। तो जब प्रकाश उसके पार नहीं होता तो उस वस्तु के आकार का आकृति, उस वस्तु का जैसे आकार हो उसी शेप का एक आकृति ब्लैक कलर का, गहरा ब्लैक कलर का बनने लगता है, जिसको छाया कहा जाता है। यह छाया कहा जाता है छोटे क्लासों में। उसी छाया को प्रतिबिंब हम कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब कह रहे हैं, यानी वस्तुओं का फोटो बनना, वस्तु का दर्पण के सामने रखने के बाद उसका फोटो बनना प्रतिबिंब कहलाता है। यह प्रतिबिंब बनता किससे है, तो प्रतिबिंब बनता है किरणों के कारण। यह प्रतिबिंब किरणों के कारण बनता है, यानी किरणों के कटान के फलस्वरूप बनता है, किरणों के कटान के फलस्वरूप बनता है। अब देखेंगे किरणों का जो कटान होता है वो कितने रूप का होता है। तो किरणों का कटान दर्पण में दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक किरण और दूसरा होता है काल्पनिक, यानी कि आभासी किरण। दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। जब दर्पण में वास्तविक किरणों का कटान बिंदु होता है और उस कटान बिंदु के बाद कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी दर्पण में वास्तविक किरणों के कटान से बने बिंब को, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब का विशेषता है। दूसरा ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा छोटा, बड़ा या बराबर तो होता है, लेकिन हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है, लेकिन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब यह छोटा, बड़ा, बराबर किस स्थिति पर निर्भर है। तो देखिए, जैसे जैसे हम वस्तुओं को, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के तरफ लेते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता जाएगा। जब वस्तु जितनी करीब दर्पण के होगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु मुख्य बिंदु पर होता है, यानी दर्पण के मध्य बिंदु पर खड़ा होता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर खड़ा होता है। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु खड़ी होती है तो उसका प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है और वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है, यानी एक कंडीशन है। ठीक,
यह वक्रता केंद्र जो भी है, जहाँ भी फोटो बनाया जाना है, यह सिर्फ अवतल में है, क्योंकि उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही कंडीशन हैं। पहला कंडीशन है कि वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन है कि वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य रखी गई हो। चूँकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, यानी दर्पण के उस पार होता है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ इन दर्पणों में कैसा फोटो बनता है। तो जैसे कि आप देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो छोटा बड़ा बराबर तो हो सकता है, लेकिन हमेशा उल्टा होता है। इस बात को याद रखिएगा। जितना फोटो बनेगा उसकी प्राकृतिक में क्या लिखेंगे कि यह वास्तविक है। उसी प्रकार काल्पनिक। अब काल्पनिक में आप देखें, जब वास्तविक में आपको कहा गया था कि वास्तविक जो है वास्तविक कटान से बनता है, तो काल्पनिक कटान से बनेगा। यानी काल्पनिक रेखाओं के कटने के बाद जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जितनी बात आप वास्तविक प्रतिबिंब में लिखे हैं, इन सारे बातों को अगर पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता हो जाएगी। यानी वास्तविक की जितने बातों को पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर किरणों के आरेख काल्पनिक हो और उसके द्वारा फोटो बनाया जाना हो, तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। यहाँ देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जो दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा ये है कि अक्सर काल्पनिक प्रतिबिंब अक्सर बड़ा बनता है, यानी सबसे ज़्यादा बार काल्पनिक प्रतिबिंबों को हम देखेंगे तो वह बड़ा ही बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। और बड़ा के अलावा अब ऐसा नहीं है कि यह छोटा नहीं बनता है, तो यह छोटा भी बनता है, यह छोटा और बड़ा दोनों बनता है। अब आते हैं इन तीनों दर्पणों में प्रतिबिंबों का आकार कैसे होता है और कैसे बनता है, उसको देखिए। तो देखेंगे यहाँ पर मान लिया कि समतल दर्पण है, और एक है अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। समतल, अवतल और उत्तल दर्पण, इन तीनों में फोटो कैसे बनना है देखिए। अवतल और उत्तल जो है यह गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। अब इसमें फोटो जो प्रतिबिंब आप बना रहे हैं, वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी है, तो एक लाइन में समझें कि समतल में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह बराबर होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, उत्तल में वस्तु से छोटा होगा। देखिए ध्यान से, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा, और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। अब देखें, इसको याद रखने के तरीका है, टेक्निक से याद किया जा सकता है। जैसे अगर आप कहें 100 ब, यहाँ पर इन दर्पणों में जो फोटो बनता है उस फोटो को एक ट्रिक से याद किया जा सकता है, याद रखा जा सकता है। जब तक आप याद करते रहिएगा तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। यानी याद करने से बेहतर है कि आप समझ सकें। अगर आपसे कहा जाए कि हाथी के विषय में लिखिए, अगर आपको हाथी नहीं दिखी हो, आप हाथी को कभी नहीं देखे हों, तो जो चीज़ आपसे कहा जाएगा उसको मानिएगा, जो भुला सकता है। लेकिन वही हाथी अगर आप देख लें तो ऐसे में कभी भी क्वेश्चन आए तो आपकी आंखों से वो नज़रअंदाज नहीं हो सकता। आप उसको बता सकते हैं कि हाथी ऐसे था, वैसे था, मोटा था, बड़ा था, जो भी था, इसको बता सकते हैं। तो हमारा प्रयास वही है, क्षेत्रीय भाषा में उस हाथी को दिखा देना जो बोर्ड में पूछा जाता है। यानी ऐसे सवालात, वैसे क्वेश्चन आपके समक्ष रख देना जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, रिपीट करता है, अथवा रिपीट के मोड में है, अथवा एग्ज़ाम में आ सकता है, आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। तो वही थ्योरी, मैराथन का मतलब होता है चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ना, यानी पूरा सारांश पढ़ना। हम आपको लिखवा नहीं सकते, लेकिन अगर आप कमेंट करना चाहें,
करें अगर कमेंट की सर हमें नोट चाहिए, तो बजाते हम बोर्ड पर लिख के आपको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही कम समय में हम अब लाइव आएंगे आपके पास, और लाइव आने का जो हमारा समय होगा वो दिसंबर में होगा, चूँकि उस टाइम लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा, जिसमें बोर्ड में आपको बहुत सहूलियत के साथ आप उसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ इन दर्पणों के बारे में हमने आपसे कहा कि इनका फ़ोटो कैसे बनता है। तो अगर आप याद रखें स ब अ ब उ छ, अगर आप याद रखें स ब अ ब उ छ, यानी स से समतल, स से समतल, अब ब से बराबर, ब से बराबर, अ से अवतल, अ से अवतल, अब ब से बड़ा, ब से बड़ा। उसी प्रकार उ से उत्तल और छ से छोटा, उ से उत्तल और छ से छोटा। यानी अगर आप याद रखें स ब अ ब उ छ, तो आप समतल अवतल उत्तल में प्रतिबिंबों को, उसकी प्रकृति को आप बता सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन याद रखिएगा अवतल में आपसे बताया गया है कि बड़ा बनता है, लेकिन बड़ा के अलावा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब सवाल इसका एक मस्ट है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप बिना छुए, यानी जैसे आप देखें यहाँ पर कि समतल बराबर, अवतल बड़ा और उत्तल छोटा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना छुए आप कैसे पता कर सकते हैं कि दिया गया दर्पण समतल है, अवतल है या उत्तल है ना। अगर आप दर्पण के सतह को छूते हैं तो आपको पहले क्लास में बता दिया गया है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको अवतल कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसको उत्तल कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है यानी बराबर होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। ये आप बहुत पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आपसे कंडीशन लगाया जाए कि आपको दर्पण को छूना नहीं है, दर्पण को नहीं छूना है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन समतल है, कौन अवतल है और कौन उत्तल है, तब आप क्या करिएगा। तो वहाँ क्या करेंगे, हम एक पेंसिल लेते हैं, यानी कोई भी एक लकड़ी का गत्ता होगा, कुछ भी ले सकते हैं, एक मार्कर लेते हैं, पेंसिल को तीनों दर्पण के समकक्ष समान दूरी पर लेके जाएंगे, पेंसिल को तीनों दर्पण के सामने समान दूरी पर लेके जाएंगे। तो जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब इसके बराबर बन जाएगा तो वह क्या होगा, समतल दर्पण। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब इससे बड़ा बनने लगेगा वह क्या होगा, अवतल दर्पण। और जिसमें इससे छोटा बनने लगेगा वह क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि जिस दर्पण में उस पेंसिल का प्रतिबिंब वस्तु यानी पेंसिल से बड़ा बना है वो क्या है, अवतल है, जिसमें छोटा बना है वह क्या है, उत्तल है, जिसमें बराबर बना है वह क्या है, समतल है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो सकता है, जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता हो। काल्पनिक क्या हो सकता है, जो काल्पनिक कटान बिंदु से बनता हो। दूसरा यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन छोटा बड़ा और बराबर भी होता है। काल्पनिक हमेशा बड़ा होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आगे देखा आपने यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से कि इनमें कैसे अंतर कर सकते हैं इनकी प्रकृति का, कि कौन दर्पण कौन सा फोटो बनाएगा। अब उसके बाद आपको एक चीज़ और भी बता दिया गया कि पेंसिल के माध्यम से बिना छुए हम बता सकते हैं कि कौन अवतल है, कौन उत्तल है, कौन समतल है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इनके प्रयोग देखते हैं। ये दिख रहा है, यहाँ प्रयोग दिखते हैं, तो सबसे मस्ट प्रयोग जो है उसी को लिख रहे हैं। वैसे तो प्रयोग बहुत अधिक हैं, लेकिन जो बेहतर है यानी जो हर बार पूछा जाता है यानी जो ऑब्जेक्टिव में होगा वही आपको प्रयोग बता रहा है। ये समतल जो दर्पण है इसका प्रयोग घरेलू दर्पण के रूप में किया जाता है। घरेलू दर्पण के यानी हम बाल अपना चेहरा देखने के लिए, शरीर देखने के लिए, बाल झाड़ने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं वो क्या होता है, समतल होता है, जिसमें फोटो हमेशा कैसी बनती है, वस्तु के बराबर बनती है। दूसरा यह है कि इसका अनुप्रयोग, यह तो प्रयोग था लेकिन समतल दर्पण का अनुप्रयोग भी होता है, और इसका अनुप्रयोग होता है पेन हॉल कैमरा में। पेन हॉल कैमरा जिसको कहते हैं उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा
अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। यानी समतल दर्पण का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ है, घरेलू दर्पण के रूप में, घरेलू कार्यों के रूप में, और इसका अनुप्रयोग कहाँ है, पेनहोल कैमरा में, जहाँ अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का काम किया जाता है। उसके बाद आता है अवतल। अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग नाई के दुकान में होता है, नाई के दुकान में, यानी नाई के दुकान में जो दर्पण लगा होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर नाई के दुकान में इसका यूज होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बाल काटने का काम होता है नाई के दुकान में, और बाल जो है अति सूक्ष्म होता है, जो छूटे नहीं, यानी उसकी सफाई बेहतर ढंग से हो सके। यही वजह है कि नाई के दुकान में अवतल का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु से उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, हजामती दर्पण भी इसको कहा जाता है। अगला इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा कहीं किया जाता है तो वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, यानी जो वाहन होते हैं, जो भी वाहन है, साइकिल में तो नहीं लग सकता, मोटरसाइकिल है, आपको 4 चक्का है, जो भी कार गाड़ी जो भी होती है, वाहन जितने होते हैं उसके हेडलाइट जो होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल इसलिए कि फोकस इकट्ठा आगे निकलेगा, जिससे आगे का रास्ता दिखाई देगा। आगे है, वाहनों के प्रयोग के बाद इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में, चूँकि यह वस्तु को बड़ा दिखाने का काम करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर कोई छोटी वस्तु को निगल गया जिसके कारण उसके गले में वो फंसा हुआ है, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर यानी उस चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा में इसका यूज करता है। दूसरा यह है कि हड्डियाँ अगर क्रैक कर गई हैं, क्रैम्प है, टूट गया है, तो छोटी छोटी हड्डियों को एक्सरे के माध्यम से देखने के लिए इस दर्पण का यूज किया जाता है। अगला है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें इसका प्रयोग होता है, तो सोलर पैनल में। कहाँ होता है, सोलर पैनल में, चूँकि यह किरणों को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है, जिसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जो बैटरी में संचित की जाती है। और अगला है, सोलर पैनल में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर एक कुकर बनाया जाता है, जिसको सोलर कुकर कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं। जहाँ पर ईंधन का अभाव है, उस स्थान पर सोलर कुकर में खाने पकाए जाते हैं, और खाना पकाने से लोग खाते हैं। इसके अलावा मछुआरे इसका यूज करते हैं मछलियों को देखने के लिए। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, यानी जिसको पार्श्व दर्पण भी कहा जाता है। वाहनों के साइड मिरर, जिसको पार्श्व दर्पण कहते हैं, यानी वाहन के साइड में गेट में जो दर्पण लगा होता है, जिसके कारण आप पीछे से आने वाली प्रत्येक गाड़ियों को देख सकते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसी को पार्श्व दर्पण या साइड मिरर कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है साइड मिरर में, जिसको पार्श्व दर्पण कहा जाता है। अगला है, क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग ही साइड मिरर में क्यों होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि यह बहुत दूर की वस्तुओं का फोटो बना पाता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर में। और दूसरा कारण यह है कि यह वस्तु से उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसलिए इन दोनों कारणों के वजह से ही इसका प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। लोगों के चहल पहल के कारण वीडियो को ऑफ किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा वीडियो आपको फिर कल मिलेगा। थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो गई होगी, वाहन आ रहे थे, यहाँ सड़क है किनारे में, और सड़क के पास जाम लग गई थी, जिसके कारण बहुत सारे आवाज़ आपको देखने सुनने को मिले होंगे। इसलिए इसके लिए अगर आवाज़ क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल या परसों में फिर आगे, यानी आपने यहाँ तक उत्तल अवतल का प्रयोग देखा, आगे हम इसके सूत्र को साबित करेंगे।